Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan, Physics faculty of Goal Institute. Today we are here to discuss the solution of spot test number 2 held on 22nd of Jan 2025. Let's start. Then first question is, an object on earth is taken from earth to moon, then its weight. First option is will remain same, will continuously decrease, will first decrease then increase, will increase continuously. चेक कर लेते हैं. मान लेते हैं ये एक अर्थ है, एज्यूम किए कि ये अर्थ, इसको एज्यूम किया एज अ मून, दिस इज द मून, इसको एज्यूम किया इट इज अर्थ. हम लोग जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम जिसका वैल्यू कितना होता है जी का, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इसकी वैल्यूज पुट किए तो सॉल्व करके आता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर यही ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पर आ गया तो मून के सरफेस पे ये लिख रहे हैं हम लोग जी मून, फॉर मून के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ के सरफेस का 1/6 यानी कि 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से मूव करना शुरू करेगा above the surface of earth, acceleration due to gravity decreases because acceleration due to gravity at any height is equal to g times of r upon r plus h का whole square. तो ये acceleration due to gravity decreases. अगर acceleration due to gravity decreases तो weight of the body also decreases. weight of the body also decreases. लेकिन अर्थ और मून के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून. जैसे ही इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इक्वल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून के, तो वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो. वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो. बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर रीच कर रहा है मून पे यानी अप टू मून तक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून विल बी इफेक्टिव. जैसे ही ग्रेविटेशनल मून इफेक्टिव होगा तो इस पॉइंट के बियॉन्ड में वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज. हेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द वेट ऑफ द बॉडी विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज. फर्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, देन इसके बाद इंक्रीज, तो ऑप्शन विल बी 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, force between two objects of equal masses is F. If 25% mass of one object is transferred to the other object, then new force will be. According to Newton's gravitational law, we know force is equal to F is equal to G m1 m2 divided by r square. यानी कि ये फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के. फर्स्ट केस में बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है तो m और m लिख लिए. किसी दूरी पर सेपरेटेड तो स्मॉल r. इनके बीच लगने वाला फोर्स तो F प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर ओनली बिकॉज r सेपरेशन फिक्स. नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से 25% मास ट्रांसफर हो गया सेकंड में, यानी कि अगर m था तो इससे 25% 25/100 ऑफ m ट्रांसफर हो गया सेकंड में, तो सेकंड में आके यही मास अब ऐड हो जाएगा 25/100 ऑफ m. तो ये वैल्यू बिकम्स 3m/4 और ये वैल्यू बिकम्स 5m/4. अभी भी सेपरेशन दोनों के बीच में सेम रखा गया, तो जो न्यू फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो F डैश नाउ बिकम्स proportional to 3m/4 इंटू 5m/4, यानी F डैश इज इक्वल टू 5 3 15/16 ऑफ m स्क्वायर, और m स्क्वायर प्रोपोर्शनल है f के, तो f डैश विल बी इक्वल टू 15/16 ऑफ f. ऑप्शन विल बी फर्स्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rotational speed of earth is increased, then weight of the body at the equator, first option decrease, second increase, third does not change, fourth none of these. तो due to rotation of earth, the acceleration due to gravity g dash varies as g minus r omega square into cos square delta, where lambda is the angle of latitude angle. At equator the latitude angle delta is equal to 0. अगर ये 0 हो गया तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज cos 0 का वैल्यू 1. इफ ओमेगा इंक्रीजेज, इफ एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज तो g डैश डिक्रीजेज, g डैश डिक्रीज तो वेट ऑफ द बॉडी आल्सो डिक्रीज. तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, weight of the body decrease, option will be first. Next, question, an artificial satellite moves in a circular orbit around the earth. Total energy of the satellite is given by 2E, the potential energy of the satellite. हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, चूंकि ऑर्बिटल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी ये, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई 2R. यानी कि यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ. गिवन दैट क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल एनर्जी 2E है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू 2E पुट की है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से सॉल्व करके मिला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल E. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, next question, the figure shows elliptical orbit of a planet M about the sun S. The shaded area SCD is 4 times the shaded area SAB. If T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then तो कैपलर्स लॉ से हम लोग जानते हैं फ्रॉम कैपलर्स लॉ कि एरियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विल बी कांस्टेंट. इट मीन्स एरिया अंडर, फर्स्ट दे रखा आपको एससीडी पोर्शन का एरिया और वहां पे टाइम ड्यूरेशन दे रखा आपको T1 मस्ट बी इक्वल टू एरिया अंडर ऑफ SAB, टाइम ड्यूरेशन दे रखा वहां पे T2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया अंडर SCD इज 4 टाइम्स एरिया अंडर SAB, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर ऑफ SAB डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ SAB डिवाइडेड बाई T2. तो यहाँ से एरिया कट हो गया तो एक रिजल्ट दिखा, दैट इज T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, next question, escape velocity of a projectile at Earth's surface is v. A body is projected from Earth's surface with velocity 5 ve. The velocity of the body when it is at infinite distance, ये एक शब्द आ गया infinite distance. Infinite distance मतलब interstellar space. The space between the stars in a galaxy is called the interstellar space. तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से. तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्पीड से, तो हाफ mv². अर्थ के सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस टाइम्स ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, जहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर.
के फाइनल, तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा क्या होगा इनफाइनाइट पे जब चला गया, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम टू बी 0। पूरी इक्वेशन को m/2 से डिवाइड कर दिया, या फिर m कटता गया 2 से, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तो वैल्यू क्या मिला आपको -2gm डिवाइडेड बाई r इक्वल टू v डैश का स्क्वायर, बिकॉज m कट हो गया। ये वैल्यू हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व किए तो v डैश का वैल्यू आ गया अपने पास अंडर रूट v स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर, और v स्क्वायर v का वैल्यू दे रखा है 5v, तो यहाँ से ये वैल्यूज पुट कर दिए, v का वैल्यू 5 इंटू वी ई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वी ई स्क्वायर, सॉल्व किए तो आ गया अंडर रूट 24v स्क्वायर, 24v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √6 ऑफ वी ई, तो v डैश हो गया 2 अंडर रूट 6 इंटू वी ई, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite S is moving in a elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then चार ऑप्शन दे रखा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करना है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन ऑफ एस। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, मान लेते हैं ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये ऐसा एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसके किसी एक फोकस पे अर्थ को प्लेस किए। सैटेलाइट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा है इस अर्थ के अराउंड, दिस इज द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट। मान लेते हैं ये लाइन ज्वाइनिंग है बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, इसका वैल्यू r, इसके बीच में बनने वाला एंगल पोजीशन वेक्टर बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट एंड वेलोसिटी के बीच के बनने वाला एंगल थीटा। जब यही सैटेलाइट मूव करते हुए अर्थ के वेरी क्लोज होगा तो इसको इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे पेरिगी, तो इसका स्पीड हो जाएगा v एट p पेरिगी। और जब यही अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट सबसे दूर होगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग अपोगी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा इसका va, क्योंकि ये पॉइंट है अपोगी, ये पॉइंट है पेरिगी। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जैसे से सैटेलाइट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, हर एक इंस्टेंट पर बदलता हुआ मिल रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा जबकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, यानी कि इसका स्पीड नॉट कांस्टेंट। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन कांस्टेंट, तो गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो सिंस एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सैटेलाइट पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा, तो L इक्वल टू एम वी इंटू आर इंटू साइन थीटा विल बी कांस्टेंट। अब ये चेक करना है कि कांस्टेंट अगर ये है तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन या फिर बोथ। तो चेक कर लेते हैं डायरेक्शन के लिए, चूंकि अगर वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम को मेंशन किया जाए तो L इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, जहाँ पे आर पोजिशन वेक्टर, पी लीनियर मोमेंटम। यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का हर एक पार्ट पे, हर एक इंस्टेंट पे क्या कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो मिल गया कांस्टेंट। डायरेक्शन वाइज चेक कर लेते हैं, तो क्या किया, राइट हैंड लिए, आर पोजिशन वेक्टर के अलॉन्ग सारी फिंगर, कर्ल करना है, क्रॉस का मतलब कर्ल करना है किधर, जिधर वेलोसिटी का कंपोनेंट, देखो आर क्रॉस वी, तो थंब किधर आया, आउटवर्ड। इधर चेक कर लेते हैं अगेन, आर क्रॉस वी की अगेन थंब किधर आया, आउटवर्ड। इधर चेक कर लेते हैं हम लोग, ये है पोजीशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी, थंब अभी भी किधर आया, आउटवर्ड। यानी कि एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये इसके बारे में, एनर्जी के बारे में। सबसे पहले सैटेलाइट और अर्थ के लिए एक ही फोर्स मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ, जिसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन इसके पास जो होगा वो ऑलवेज डायरेक्टेड किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if the gravitational force had varied
as r की पावर -7/2 instead of r की पावर -2. The speed of satellite around a planet varies with orbital radius. देखो एक शब्द आ गया यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस. इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट को किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कराएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट के बीच में. तो देखिए क्या किया यहाँ पे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के. सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, mv² डिवाइडेड बाई r, जहाँ पे r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोला ये कांस्टेंट मान लेते, कोई कांस्टेंट k है, इसका जो रेडियस है वो r² के बजाय r की पावर 7/2 के टर्म में वेरी कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बताया, तो r की पावर 7/2 लिख लिए. तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि v² प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर चले गए तो -7/2, ये r इधर से मल्टीप्लाई हो गया इंटू r, तो प्रोपोर्शनल मिला r की पावर -5/2. तो पूछा आपसे स्पीड क्या होगा, तो चूंकि v² प्रोपोर्शनल है r की पावर -5/2, तो v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो r की पावर -5/2 का होल, चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, दैट इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर -5/4. तो ऑप्शन विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, energy required to transfer satellite M from an orbit at a height 3r to 4r from surface of earth. तो देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये अर्थ है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट इस रिवॉल्व कर रहा है किसी स्पीड v से अराउंड द अर्थ. मान लेते हैं सैटेलाइट का इसके सेंटर ऑफ अर्थ से जो सेपरेशन वो स्मॉल r है, जबकि इसके सरफेस से इसका हाइट दे रखा है यहाँ पे स्मॉल h. अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यानी mv² डिवाइडेड बाई r विल बी इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल m मास ऑफ द ऑर्बिट है और कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ हो गया. यहाँ से r से r कट हो गया, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लिए, तो हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू आ गया gmm डिवाइडेड बाई 2r. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल जगह सम होता है. तो सबसे पहले हम लोग पता कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी है, तो क्या दिखा हम लोगों को, g ऑफ m इंटू m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ r का वैल्यू r प्लस h के बराबर, जहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो काइंड अब यहाँ पे रेडियस का वैल्यू, ये हाइट का वैल्यू दे रखा है 3r एंड 4r, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी फॉर 3r, बिकॉज इट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर 3r पुट किए, तो gmm/h की जगह पे 3r, ये प्लस 4, ये r होकर 4r हो गया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वैल्यू आ गया gmm डिवाइडेड बाई 8r. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी आप 4r के लिए भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर 4r, वो भी कितना हो जाएगा, h की जगह पे 4r पुट किए, बिकॉज वहाँ पे h दे रखा है 4r, तो 4r प्लस r हो गया 5r, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये वैल्यू मिल गया हम लोगों को gmm डिवाइडेड बाई 10r. ये वैल्यू पता कर लिया काइनेटिक एनर्जी. पूछा आपसे टोटल एनर्जी, एक टर्म बच गया अभी पोटेंशियल एनर्जी पता करने का. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ gmm डिवाइडेड बाई स्मॉल r, या फिर माइनस टाइम्स ऑफ gmm डिवाइडेड बाई r प्लस h लिख लिए. तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3r लिख रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3r कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ gmm 3r प्लस r किए तो कितना आ गया 4r, और सिमिलरली यहाँ पे 4r के लिए लिख रहे हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ gm इंटू m डिवाइडेड बाई h की जगह पे 4r पुट कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 5r. तो ये मिल गया आपको 4r का, ये मिल गया आपको 3r का. तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, टोटल एनर्जी पहले लिख रहे हैं यहाँ पे 3r के लिए,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3r प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3r वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज GMM डिवाइडेड बाई 8r माइनस टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर दिए GMM डिवाइडेड बाई, ये दे रखा आपको 4r, सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया माइनस टाइम्स ऑफ GMM डिवाइडेड बाई 8r। ये वैल्यू मिल गया हम लोगों को टोटल एनर्जी ऑफ 3r का, टोटल एनर्जी ऑफ 3r का। सिमिलरली टोटल एनर्जी फॉर 4r, हाइट ऑफ 4r के लिए अगेन यहाँ पे लिख लिए K फॉर 4r प्लस U फॉर 4r, K का वैल्यू पुट कर दिए फॉर 4r के लिए GMM डिवाइडेड बाई 10r माइनस टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर दिए तो GMM डिवाइडेड बाई 5r, सॉल्व किए तो आ गया माइनस टाइम्स ऑफ GMM डिवाइडेड बाई 10r। पूछा आपसे एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड तो डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड तो E ड्यू टू 4r, डिफरेंस लेंगे E माइनस 3r का। इतना एनर्जी चाहिए सैटेलाइट को 3r से 4r में शिफ्ट करने के लिए, तो E ड्यू टू 4r की वैल्यू पुट किए तो माइनस टाइम्स ऑफ GMM डिवाइडेड बाई आ गया 10r माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल गया आपको GMM डिवाइडेड बाई 8r। एलसीएम ने यहाँ पे 80r, सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया GMM डिवाइडेड बाई 40r, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason का, the total energy of the satellite is always negative irrespective of nature of its orbit, either elliptical or orbit, it cannot be positive or zero। ये बात सही है क्योंकि किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होता है, किसी भी बाउंडेड सिस्टम के लिए वो ऑलवेज निगेटिव होता है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दे रखा है वैल्यू टोटल एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव और जीरो हो जाएगा, तो सैटेलाइट विल लीव इट्स ऑर्बिट। ये सही बात है, इसलिए इसका असर्शन भी सही है और रीज़न जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3, बिकॉज बाउंड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट, next question is a metal ball of mass 0.12 kg is heated to 160 degree Celsius and put into a block at ice at 0 degree Celsius. 125 gram of ice melts. If the latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram, then the specific heat of the metal in calorie per gram degree Celsius. देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही कि जितना हीट रिक्वायर्ड है, हीट की वैल्यू पुट करें किस बॉल के पास अवेलेबल हीट कितना, तो Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T, दिस इज द अवेलेबल हीट टू द बॉल, Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। यही हीट रिक्वायर्ड होगा अगर इसको आइस के पास प्लेस किए तो उसको मेल्ट करने के लिए, तो मेल्टिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग लैटेंट हीट, तो मस्ट बी इक्वल टू M इंटू L, तो Q इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T मस्ट बी इक्वल टू ML। लेकिन रिमेंबर ये यहाँ पे मास दे रखा है किसके लिए, आइस के लिए, जबकि ये मास दे रखा है बॉल के लिए। तो बॉल का मास है केजी में, तो इसको कन्वर्ट कर लिया हम लोग ग्राम में, तो 0.12 इंटू 10⁻³ ये हो गया ग्राम में, इंटू C पूछ रहा है आपसे, डेल्टा T दे रखा है 160 से 0, तो ये हो गया डिफरेंस 160 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू M, मास दे रखा है यहाँ पे 125 ग्राम, और ये वैल्यू दे रखा है यहाँ पे L का वैल्यू 80 फॉर आइस के लिए, ये वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ से सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे रिजल्ट आ गया C इक्वल टू 0.52, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन इन सब केसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन इन अदर, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर ऑर्डरली मोशन या रैंडम मोशन। हीट की बात करें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांजिट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली व्हेन
द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी कोलाइड ड्यू टू कोलिजन की वजह से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के पास जो मोशन होता है वो मोशन रैंडम होता है, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। पहले शब्द आ गया साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो कितना होता है? 0। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U हो गया 0, तो Q बराबर आ गया W के फॉर साइक्लिक प्रोसेस। सारी वैल्यूज यहाँ पे हीट का दे रखा है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, W1, W2, W3 एंड W4। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लिए, तो हीट यहाँ पे सप्लाइड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू हो गया वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड W4। Q1 का वैल्यू आपको दे रखा है, Q1 दे रखा है 6020, Q2 दे रखा है माइनस टाइम्स ऑफ 5640। नेक्स्ट दे रखा है Q3 माइनस 3030, Q4 दे रखा है प्लस 4010। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं। W1 2000 प्लस W2 दे रखा है माइनस का 700, W3 अगेन माइनस का 1000 और W4 पूछा है। जस्ट इसको ऐड किए, सॉल्व किए, तो W4 का वैल्यू आ गया यहाँ से 1060 जूल। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, during an adiabatic expansion the increase in volume is associated with which are the following possibilities with respect to pressure and temperature। देखिए पहला यहाँ पे शब्द आया एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है यहाँ पे? 0। तो Q इज इक्वल टू हो गया 0। फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू लिखे डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ से डेल्टा U का जो वैल्यू आ गया वो माइनस वर्क डन के बराबर, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन। और यहाँ पे क्या बोला गया? एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हुआ। अगर एक्सपेंशन है यहाँ पर तो वर्क डन क्या होगा? मस्ट बी पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू पुट किए, तो डेल्टा U क्या आ गया? डेल्टा U तो निगेटिव आ गया। यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? डिक्रीज करता है। और डेल्टा U हम लोग जानते हैं ऑलवेज इक्वल होता है N इंटू CV इंटू डेल्टा T के, तो ये भी क्या हो गया? निगेटिव। इट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज वो होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो गलत हो गया। ऑप्शन आइदर सेकेंड होगा या फिर ऑप्शन आइदर थर्ड होगा। अब बात आती है यहाँ पे प्रेशर की। देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो कुछ ऐसा। एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन, तो प्रेशर मस्ट बी डिक्रीज। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। तो ऑप्शन विल बी, जिसमें प्रेशर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ दे रखा है किसी भी आइडियल गैस के लिए। पहले चेक कर लेते हैं आइडियल गैस के लिए प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन। तो P इक्वल टू रो इंटू RT बाई कैपिटल M, ये मिला हम लोगों को। प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाई कैपिटल M। फॉर पार्ट BC पूछ रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग BC प्रोसेस AB एंड AB। तो पहले B2C प्रोसेस के लिए बात कर लेते हैं। फॉर B2C प्रोसेस में प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, बिकॉज Y इक्वल टू mx फॉर्मेट में दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है तो इट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर
कांस्टेंट हो तो T इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू 0। अगर डेल्टा T 0 हुआ तो डेल्टा U जो होता है NCV इंटू डेल्टा T, NCV इंटू डेल्टा T ये भी क्या हो गया 0। अगर डेल्टा U 0 हो गया तो U क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। और एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस B2C इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। रीजन ये ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, next question, for given pressure temperature graph which one of the following is volume and temperature graph। तो देखिए यहाँ पे बात कर सकते हैं फिर for B2C process, for B2C अगेन ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यानी कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन B2C y इक्वल टू mx फॉर्मेट में। अगर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए कांस्टेंट, बिकॉज PV इक्वल टू nRT से बात कर रहे हैं किसी भी आइडियल गैस के लिए। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हुआ तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस क्या बन जाएगा आइसोकोरिक। यानी कि B2C में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर AB और CD की बात करें, फॉर प्रोसेस A टू B और C टू D की बात करें, तो इन दोनों केस में टेम्परेचर क्या दिख रहा है आपको कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इट मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब देखते हैं A टू B में प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीज, बिकॉज A टू B में ये प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। C और D के बीच में अगेन प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग ऑप्शन सेकंड में देखें तो A टू B में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ में देखते हैं तो A टू B वॉल्यूम चला इंक्रीज, B टू C में कांस्टेंट ठीक, लेकिन C टू D में देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए इंक्रीज। तो एक ही ऑप्शन दिखा हम लोग को ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मीन फ्री पाथ की बात करते हैं हम लोग, तो मीन फ्री पाथ जानते हैं हम लोग क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई n स्क्वायर इंटू डी, जहाँ पे डी क्या है डायमीटर। अगर डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो डी इज द डायमीटर। डायमीटर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन फ्री पाथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा तो ऑप्शन क्या दिखा आपको 3। नेक्स्ट, the RMS velocity of molecules of a gas at temperature T is VRMS. Then the root mean square of the component of velocity in any one particular direction will be। आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें, जब भी यहाँ पे बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, तो ये अजम्पशन होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हर पॉसिबल वेलोसिटी से हर पॉसिबल डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के स्पीड की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं VXI कैप। हो सकता है गैस के मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में जाएं, हो सकता है y डायरेक्शन में जाएं, और हो सकता है कि यही z डायरेक्शन में मूव करें। यानी अगर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता किया जाए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट लिखेंगे हम लोग Vx स्क्वायर प्लस ऑफ Vy स्क्वायर प्लस ऑफ Vz का स्क्वायर। और ये जानते हैं सिंस ये अजम्पशन है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होता है हर एक कंपोनेंट के लॉन्ग विल बी सेम। अगर ये सेम हुआ तो क्या यहाँ से V इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ Vx लिख सकते हैं, या Vy लिख सकते हैं, या Vz लिख सकते हैं, और यही स्पीड क्या बन जाता है ये वाला RMS के बराबर। तो किसी भी एक कंपोनेंट के लिए पूछा इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो Vx क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई √3। ऑप्शन विल बी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ना ही हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफर। फ्री एक्सपेंशन में Q इज इक्वल टू 0। फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम आल्सो 0, यानी कि वर्क डन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी वर्क डन ये भी 0 ये भी 0, तो डेल्टा U मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ऑल टर्म विल बी 0, ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, next question, the area of the whole of a heat furnace is 3 minus 4 meter square. It radiates 2 into 10 to the power 5 calorie of heat per hour. If the emissivity of the furnace is 0.6, then its temperature. देखिए, from Stephen's law से, from Stephen's law, energy radiated per unit area E is equal to per unit area per unit time E is equal to sigma into A इंटू ई इंटू टी टू द पावर 4। ये एनर्जी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग Q डिवाइडेड बाई टी, बिकॉज इसका यूनिट क्या होता है वॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है स्टीफेंस कांस्टेंट, ए एरिया, ई एमिसिविटी एंड टी इज द टेम्परेचर। गिवन दैट एनर्जी दे रखा है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी, हीट दे रखा है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी है। कैलोरी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग जूल में, तो मल्टीप्लाई किससे कर लिए 4.2 से, डिवाइडेड बाई टाइम यहाँ पे दे रखा है कितना आवर, कन्वर्ट किए सेकंड में तो 60 इंटू 60 लिख लिए इज इक्वल टू सिग्मा इज द स्टीफेंस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, एरिया आपको दे रखा है 10 टू द पावर -12 4 एरिया दे रखा है, एमिसिविटी दे रखा है इंटू 0.6 इंटू टी टू द पावर 4। यहाँ से सॉल्व किए तो टी टू द पावर 4 का वैल्यू आया इज इक्वल टू 68.59 इंटू 10 टू द पावर 12। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 68.59 की पावर 1/4 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर ये कितना बच जाएगा 3, बिकॉज 4 से यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई का साइन होता है तो 3 आ गया। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आता है T इज इक्वल टू 2.877 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 2877 केल्विन, जिसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 2900 केल्विन। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। Next question. Next question is density of substance at 0 degree Celsius is 8 gram per cc and at 100 degree Celsius its density is 7.5 gram per cc. The coefficient of linear expansion of substance. तो जानते हैं एक फार्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी रो इज इक्वल टू वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में, दैट इज रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, जहाँ पे गामा क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ से देखिए वैल्यूज पुट किए तो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, सारी वैल्यूज मेंशन यहाँ पे, रो नॉट दे रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे 8, तो ये वैल्यू पुट किए यहाँ पे 8, और रो दे रखा है किसी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है 7.5। इसको सॉल्व किए तो आएगा 1.0667 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो गामा इंटू डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 0.1 इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, इक्वल टू 1.0667 माइनस ऑफ 1 दैट इज 0.667। तो यहाँ से डेल्टा थीटा तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.667 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा देखा 100 माइनस 0 दैट इज 100
इक्वल टू 6.66 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे 6.66 × -6 दे रखा है और जबकि यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है -4, तो अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे दिखेगा दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 2.22 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Match the following columns, column 1 and column 2. Volume is extensive state variable, pressure and heat and work done. तो देखिए हम बात करते हैं जो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल है, ये वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर or substance in the system, for example mass, volume, internal energy, entropy, enthalpy, etc. While intensive state variable independent होता है amount of matter से, it is independent of amount of matter. Example, temperature, pressure, refractive index, density, specific volume, that is volume per unit mass, etc. These are called the intensive state variables. According to option check करते हैं, volume extensive while pressure is intensive, ये भी सही है। Q हीट के बारे में बात करें तो हीट ऑलवेज पाथ फंक्शन होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, तो Q का जो ऑप्शन होगा वो 3। बात आती है यहाँ पे वर्क डन की। अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, यानी कि अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन W इक्वल टू, इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं हम लोग P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डी वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर लिखिए और डेल्टा वी या इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अब डेल्टा वी में। मान लेते अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो मान लेते किसी कंटेनर में गैस को लिए तो गैस में एक्सपेंशन अगर हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ किया। कंप्रेशन की बात की तो वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। यानी उसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम चूंकि डिपेंड करता है मैटर के ऊपर कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर या कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी गैस सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं, इट मीन्स यानी वर्क डन भी जो होगा वो रिफर करेगा एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल को, तो ऑप्शन विल बी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज two plano convex lenses each of focal length 2f can be put together in the following 3 ways। ये 3 तरीके से यहाँ पे पुट किया गया है। इक्वलेंट फोकल लेंथ पूछा गया है, तो पहले इक्वलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला जानते हैं। 1/f जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 जब 2 लेंसेज को वेरी क्लोज प्लेस करें। तो यहाँ पे हर एक लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है आपको 2f, तो यहाँ पे 1/2f प्लस 1/2f पुट किए तो ये वैल्यू आ गया 2/2f, तो ये वैल्यू आ गया 1/f, तो फोकल लेंथ विल बिकम f इक्वल टू स्मॉल f। यानी कि इन तीनों का ऑप्शन विल बी सेम, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा मिन, ये दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर। पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो देखिए म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू फार्मूला जानते हैं हम लोग साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए प्लस डेल्टा मिन भी ए दे रखा है बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2 इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
म्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना, √2, इसकी वैल्यू पुट कर दिए √2। ये मिला आपको साइन ए प्लस ए 2a, 2 से 2 कट हो गया तो रिजल्ट आया साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2 इक्वल टू √2। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंगल यहाँ डबल तो यहाँ सिंगल, अभी यहाँ पे हम लोग पास एंगल सिंगल है तो क्या इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन a बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इंटू कॉस ऑफ a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2 इक्वल टू √2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कट हो गया तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको, कॉस ऑफ a बाई 2, कॉस ऑफ a बाई 2, ये 2 इधर आ गया तो √2 बाई 2 मिलकर कितना हो गया, 1 बाई √2। इसको लिख क्या सकते हैं, कॉस ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज कॉस 45 1 बाई √2। तो a बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन विल बी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. The reflected and refracted rays makes an angle of 90 degree with each other. The angles of reflection and refraction are R and R dash respectively the critical angle. Critical angle पूछा गया। तो देखिए पहले लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, ये देखिए ऐसा इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल I। ये मीडियम है डेंसर म्यू, ये कोई रेरर मीडियम है तो यहाँ पे एयर मान लिया। रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में दे रखा है जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं अगर ये एंगल R है तो इसको भी I लिख सकते हैं, जबकि R डैश इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल R डैश। तो पहले इस R डैश की वैल्यू पता करें। अगर देखते हैं टोटल एंगल कितना होता है 180, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री लिख सकते हैं आप R प्लस 90 प्लस R डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसा। तो R प्लस R डैश इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, तो R डैश इज इक्वल टू 90 माइनस R मिल गया। अब यहाँ पे दो बाउंड्री डिफ्रेंशिएट हो रहा है इस पार्ट पे, दो बाउंड्री डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, जब भी कभी दो बाउंड्री डिफ्रेंशिएट होता है तो यूज करते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इंटू साइन आई का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है म्यू और वहाँ पे मीडियम दे रखा है म्यू, तो म्यू और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है साइन आई मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम इंटू नॉर्मल से बनने वाला एंगल आर डैश, तो साइन आर डैश। तो म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर डैश की वैल्यू दे रखा है 90 माइनस आर, यहाँ पे पुट कर दिए साइन ऑफ 90 माइनस आर और 90 माइनस आर मिलकर ये बन गया कॉस ऑफ आर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ऑफ आई के बराबर। फिर देखिए क्या यहाँ से कॉस आई को इधर ले आए तो tan आई मिला, tan आई इज इक्वल टू इसको 1 अपान म्यू लिख सकते हैं और 1 अपान म्यू किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा सी क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो थीटा सी यहाँ से मिल गया, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स इनटू tan आई। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, a thin lens made of glass of refractive index 1.5 produces a real magnified image। ये फर्स्ट स्टेप, रियल मैग्नीफाइड इमेज। ये तभी पॉसिबल होगा, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन प्लेस्ड हो बिटवीन 2f एंड f, बिकॉज इमेज इज रियल एंड मैग्नीफाइड। आगे चलते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, इफ द सिस्टम विद द सेम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, देन इमेज फॉर्म्ड विल बी। देखिए पहले अगर यहाँ पे बात करें लेंस फार्मूला 1 अपॉन एफ, एयर की बात की तो एफ ए इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2।
तो 1/FA, म्यू ऑफ लेंस दे रखा आपको 3/2, एयर का 1 हो गया, 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2 इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2, ये लिख लिए पहले एयर में। फिर वाटर में फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का, तो यहाँ म्यू ऑफ लेंस दे रखा है 3/2, जबकि मीडियम का इस बार वाटर आ गया तो 4/3 माइनस 1, ये वैल्यू पुट किए, इंटू 1/R1 जहाँ पे R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस है। इसको और सॉल्व किए तो कितना आ गया 9/8, दैट इज 1/8 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस टाइम्स ऑफ 1/R2। इन दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ से मिला एफ ऑफ वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर, फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू 4, यानी कि फोकल लेंथ इन वाटर जो था वो एयर का 4 टाइम्स हो गया। तो पूछ रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। फोकल लेंथ अगर हुआ तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा बिटवीन, ऑब्जेक्ट शिफ्टेड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट शिफ्टेड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आया तो इमेज क्या बन जाएगा, वर्चुअल होगा और साथ साथ में मैग्नीफाइड होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका फर्स्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, An object is placed at a distance of 18 cm from a convex lens on its principal axis and a virtual image of certain size is formed. पहले 18 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले एक पॉइंट यहाँ समझते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल टू होता है v/u इन केस ऑफ लेंस। अगर इन दोनों का नेचर यहाँ पे सेम होगा तो m पॉजिटिव, अगर इन दोनों का नेचर यहाँ पे अपोजिट होगा तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या लिखते हैं, चूंकि इन्वर्टेड इमेज बनता है यहाँ पे, तो फॉर रियल के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव और फॉर वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव। ये हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, फॉर रियल के लिए, बिकॉज यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और यहाँ पे ये लिख रहे हैं हम लोग किसके लिए, वर्चुअल के लिए। यानी वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, जबकि अगर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग m1 इज इक्वल टू m2। m1 को डिनोट कर रहे हैं, m1 वाले पार्ट को डिनोट कर रहे हैं हम लोग वर्चुअल के लिए। तो वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। और एक फार्मूला भी जानते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ का फार्मूला होता है f/f+u, जहाँ पे ये सारी वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के साथ यूज करते हैं। ये वैल्यू पुट किए यहाँ पे, फोकल लेंथ f डिवाइडेड बाई f, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट किए -18, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी लेंस के। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें m2, यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है तो m2 रियल बना तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, तो m यहाँ नेगेटिव अपॉन f माइनस ऑफ। अब ये 12 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया और दूर चला गया तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया है, डिस्टेंस यहाँ पर अब मिलेगा आपको, अगेन एक बार फिर लिख लेते हैं, -f डिवाइडेड बाई f ऑफ माइनस ऑफ 18 और प्लस ऑफ 12 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर गया। अगर इसको और सॉल्व किया तो हम लोग क्या मिला, f अपॉन f माइनस 18 इज इक्वल टू -f अपॉन f माइनस, और ये वैल्यू यहाँ पे देखिए 12, ये 12 सेंटीमीटर और शिफ्ट करने की वजह से ये हो गया आपके पास माइनस का 30, देखिए f से f कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो f माइनस ऑफ 30 इक्वल टू ये माइनस टाइम्स ऑफ f, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको इधर ले आए तो 2f इज इक्वल टू इधर ले गए तो 30 प्लस 18 इज इक्वल टू 48, तो f का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन विल बी 3। तो ध्यान देना यहाँ पे कि रियल अगर इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, जबकि वर्चुअल के लिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट, ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। अगेन देखिए इरेक्ट आ गया। अगर ये इमेज रियल होता है तो हम लोग जानते हैं रियल इमेज होता तो इन्वर्टेड बनेगा, और यहाँ पे इरेक्ट है तो इट मीन्स इमेज अगेन यहाँ पे कैसा हो गया, वर्चुअल। जैसे इमेज वर्चुअल हुआ तो मैग्निफिकेशन को फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, बिकॉज m इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं, ये दे रखा है प्लस का 5 इक्वल टू v/u, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया तो v इक्वल टू 5u पुट कर सकते हैं। अगेन आपको दे रखा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 120 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन 1। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दे रखा है आपको यहाँ से 120 सेंटीमीटर, ये वैल्यू पुट कर दिए। v की जगह पे आ गया 5u, तो यानी 6u इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू मिल गया। अगेन पूछा तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा, तो फोकल लेंथ के लिए यहाँ पे फिर यूज़ किए m इक्वल टू f अपॉन मिरर है तो f माइनस u लिखेंगे। ये वैल्यू दे रखा है प्लस का 5 इक्वल टू f अपॉन f माइनस u का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, दैट इज साइन के साथ पुट करेंगे -20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किए तो 5f और ये प्लस हो गया 100 इज इक्वल टू f, तो यहाँ से ये 4f इक्वल टू माइनस का 100, तो f इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 12 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द ट्यूब 12 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर 0.6 एंड 1.25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज अबाउट। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ माइक्रोस्कोप m इक्वल टू l अपॉन FO 1 प्लस d/FE, जहाँ पे FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एंड FE क्या है, आई पीस का फोकल लेंथ, कैपिटल D क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन, एंड L क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रखा है। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। कैपिटल M इक्वल टू लेंथ दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, FO दे रखा है 0.6, 1 प्लस D का वैल्यू 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई FE दे रखा है आपको 1.25। सिंपली इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया दैट इज 400, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 400, तो ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट, A fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of water is 4/3 and the fish is 6√7 centimeter below the surface of water, the radius of the circle in centimeter. तो देखिए यहाँ फिश के लिए क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं एक हॉरिजन है, ये बोल रहा है एक सर्कुलर हॉरिजन है जिसका रेडियस r दे रखा है, यहाँ से इसके हाइट h से यहाँ पर एक फिश है हाइट h पे जिसका रेडियस यहाँ पे कैपिटल R दे रखा है। अगर इसको यहाँ पे बात करें तो ये फिश के विजन की बात करें तो फिश देखो यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी के बराबर है तो ये रे ऐसे ग्रेजिंग हो जाएगी क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, और अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा हो जाएगा तो थीटा सी से बड़ा होने पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको TIR, जबकि ये क्या है नॉर्मल। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन ये देखिए नॉर्मल ड्रॉ किए, ये रे इंसिडेंट हुआ, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन थीटा सी हो गया तो ये रे ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो बोल रहा है यहाँ पे कि रेडियस क्या होना चाहिए इस सर्कुलर के लिए ताकि फिश उस ऑब्जेक्ट को ना देख सके। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल से बात करें, अगर ये थीटा सी है तो देखिए ये भी एंगल क्या होता है थीटा सी, और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल से देख सकते हैं tan थीटा सी,
tan थीटा सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस r बाई एच, एंड जहाँ पे थीटा सी क्या है, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल के लिए जानते हैं साइन थीटा सी कितना होता है 1 अपॉन म्यू के बराबर, और 1 अपॉन म्यू, तो यहाँ ट्रायंगल की हेल्प से ये देखें यहाँ पे साइन थीटा सी 1 म्यू, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा सी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कुलर हॉरिजन की वैल्यू मिल गया h डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, जो कि फार्मूला आपको ये याद होगा। तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट किए, h आपको दे रखा है 6√7 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू पुट किए, म्यू दे रखा है 4/3 वाटर का, तो ये 16/9 हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे -1, यहाँ पे 16 माइनस 9 किए तो 7 आया, √7 कट होगा, 3 ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया ये 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, next question. Shown in the figure below is an equiconvex placed inside a cell filled with a liquid. The lens has a focal length 30 cm when in air and its material has refractive index 1.5. If the liquid has a refractive index 1.8, the focal length of the system. सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे लेंस मिल रहा सिस्टम, एक तो फर्स्ट ये दिखा तो इसके फोकल लेंथ को f1 मान लेते हैं, इसके फोकल लेंथ को f2 मान लेते हैं, जबकि इसके फोकल लेंथ को f3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें किसी भी सिस्टम के लिए जो फोकल लेंथ होगा 1/f वो इक्वल होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 के। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि जो फोकल लेंथ है इक्विकॉन्वेक्स लेंस का वो दे रखा है, दैट इज μ-1 ग्लास का बना हुआ 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला पहले यूज़ किए। तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ग्लास का बना है तो 3/2 माइनस 1 लिखे, और यहाँ पे दोनों ये वैल्यू इक्विकॉन्वेक्स लेंस है तो r1 बराबर r2 बराबर r हो गया। यहाँ से सॉल्व किए तो 1/30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मिल गया, या रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 30 सेंटीमीटर। जैसे ये वैल्यू मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट किए 1/f1, तो इसको ही पता कर लेते हैं। 1/f1 इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। ये हम लोग बात करें इस वाले पार्ट के लिए प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए। देखिए ऐसी वैल्यूज दे रखा है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे μ1 दे रखा है आपको, म्यू का वैल्यू इज इक्वल टू 1.8। रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी जस्ट पता कर लिया कि ROC इसका कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये देखिए ये वैल्यू पुट किए तो 1/f1 इक्वल टू वैल्यू पुट किए 1.8 माइनस 1, ये वैल्यू आ गया 1/r1। r1 यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट है, जबकि r2 यहाँ पे दे रखा है 30, तो माइनस का 1/30, तो ये वैल्यू मिला आपको 0.8 डिवाइडेड बाई 30। f1 का वैल्यू आ गया माइनस में 1/f1। सिमिलरली 1/ जो f2 होगा ये भी वैल्यू सेम होगा, बिकॉज सेम यहाँ पे प्लेनो कॉन्केव लेंस दे रखा है, माइनस का 0.8/30। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस का 0.8 डिवाइडेड बाई 30, माइनस का 0.8 डिवाइडेड बाई 30, और ये दे रखा है आपको प्लस का 1/30। सारी वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व किए, एलसीएम ले लिए, 30 इक्वल टू -8 माइनस का 1.6 प्लस 1, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाई 30, ये है 1/f। तो यहाँ से सॉल्व करने पे f आ गया माइनस का, ये माइनस दे रखा है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन polarized light is passed through a Polaroid. On viewing through the Polaroid, we find that when the Polaroid is given one complete rotation about the direction of light, तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज ट्वाइस मैक्सिमम ट्वाइस जीरो, या डिक्रीज टू जीरो, या रिमेन्स एट जीरो, या फिर ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम रिमेन्स मैक्सिमम। चेक करते हैं यहाँ पे,
देखिए मान लेते हैं ये एक पोलराइड है, ये इसका एक्सिस, लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ। पहले इसको रोटेट करना है। मान लेते हैं ये इसका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। रोटेट किए, ये देखिए ऐसा कुछ रोटेट किए, ये पॉइंट रोटेट करके यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q आ गया। 180 डिग्री पे फिर से ये घूम कर, ये देखिए ऐसा, ये इसका एक्सिस, अगेन ये पॉइंट हो गया यहाँ पे Q, यहाँ पे हो गया P। अगर यहाँ बात करें तो थीटा पहले कैसा था, 0, तो इंटेंसिटी यहाँ पे माइनस ला से I = I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले इंटेंसिटी क्या था आपके पास, I0, जब थीटा 0 था इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों के बीच में बात करें तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो इंटेंसिटी क्या हो गया यहाँ पे 0। यानी कि इंटेंसिटी एक बार यहाँ से यहाँ में मैक्सिमम से 0 में चेंज हुआ, मैक्सिमम टू 0। फिर अगेन इन दोनों के प्लेन की बात करें तो अगेन यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है ये कितना हो गया घूमकर, 180 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अगेन इंटेंसिटी फ्रॉम माइनस ला से तो I0 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री का स्क्वायर। अगेन ये कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये 1। तो I = आ गया आपके पास I0। यानी कि यहाँ से 0 से फिर ये वैल्यू क्या हो गया, फिर ये मैक्सिमम की तरफ आ गया। यानी 0 से अगेन ये वैल्यू मिल गया मैक्सिमम। इट मीन्स 180 डिग्री पर रोटेट करने पे 0 से 90, 90 से फिर 180 होने पे आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम से 0 हुआ, फिर 0 से मैक्सिमम, मतलब 2 बार मैक्सिमम और 2 बार यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। ओके, नेक्स्ट। स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है ये। द पैटर्न एंड पोजिशन ऑफ द फ्रिंजेस ऑलवेज रिमेन सेम इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं YDAC, यंग्स डबल स्लिट, 2 स्लिट्स लिए S1 एंड S2, S1 एंड S2, स्क्रीन यहाँ प्लेस किए, लाइट इंसिडेंट हुआ, दोनों सुपर इम्पोज करके इंटरफ्रेंस फिनोमेना या पैटर्न यहाँ पे बना। अब क्या किया, किसी भी स्लिट S1 या S2 पे एक स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस T था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ड्यू टू स्लैब यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो अब शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इंटरफ्रेंस यहाँ ना होकर अब कहीं यहाँ पे इंटरफ्रेंस होगा, मतलब फर्स्ट और इस पोर्शन पर अब यहाँ पे शिफ्टिंग आ गया, यानी कि पैटर्न विल बी शिफ्टेड। और ये जो शिफ्ट होता है ये ऑलवेज शिफ्ट इन फ्रिंज हो जाएगा, दैट इज फॉर्मूला μ-1 इंटू टी इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। तो यानी कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑलवेज रिमेन सेम, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट होता है फ्रिज पैटर्न पे जब स्लैब को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, आइदर स्लिट यहाँ S1 में, आइदर स्लिट 2 में। स्लिट 1 में तो शिफ्टिंग अपवर्ड, स्लिट 2 में तो शिफ्टिंग डाउनवर्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, वेदर द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट और डार्क डिपेंड्स ऑन द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल फेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट है या डार्क। अगर पहले से ही आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस इनिशियली दे रखा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट ना होकर डार्क बने। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन विल बी 4। Next. Next question. A slit is placed in front of a lens of focal length 1 meter and is illuminated normally with light of wavelength 6 into 10⁻⁻7 meter. The first diffraction minima on either side of the central diffraction maxima. It means इसने width of the central maxima की बात की। आर सेपरेटेड बाई वो दे रखा है आपको 3 इंटू 10⁻³ फाइंड द विद ऑफ द स्लिट। यानी कि कुछ ऐसा पैटर्न की बात कर रहा है। ये देखिए एक सिंगल स्लिट लिए और यहीं पे वेरी क्लोज प्लेस कर दिए एक लेंस को, जिसके ऊपर नॉर्मली यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा नॉर्मली, और यहाँ पे स्क्रीन।
तो देखिए ये यहाँ पे मर्ज होके ये यहाँ पे आके सेंट्रल मैक्सिमा बनाया, ठीक। रे कैसा इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, नॉर्मली। तो यहाँ पे अगर बात करें जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन होगा वो अप्रॉक्स इक्वल होगा फोकल लेंथ के बराबर। तो विद ऑफ द सेंट्रल की बात करें, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी। लेकिन यही अब लैम्डा डी की जगह पे आ गया क्या, फोकल लेंथ। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर विद आपको दे रखा है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2। वेवलेंथ की बात की है तो वेवलेंथ यहाँ पे दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -7, फोकल लेंथ 1। और यहाँ पे ये स्मॉल डी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा विद, जिसको हम लोग स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर आप इसको स्मॉल डी, आइदर आप इसको स्मॉल ए भी बोल सकते हैं। देखो ये इससे सॉल्व किए तो स्मॉल डी या विद ऑफ द स्लिट स्मॉल ए भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू आ गया कितना, 0.4 mm के बराबर। तो आंसर विल बी फर्स्ट 0.4 mm। 3 इंटू 6 कट हो जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 0.4 mm। नेक्स्ट, in the double slit experiment, the distance of the third dark fringe from the central line is 5 mm. The distance of sixth bright fringe from the central line. सबसे पहले यहाँ पे डार्क और ब्राइट का जो पोजीशन होता है स्क्रीन पे वो लिख लेते हैं। पोजीशन फॉर डार्क इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d। और यहाँ पे जो थर्ड डार्क फ्रिंज दे रखा तो यही वैल्यू पुट कर लिए, 2 इंटू 3 -1 डिवाइडेड बाई 2d इंटू लैम्डा डी, कैपिटल डी। तो ये आ गया आपके पास 5/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। पोजीशन ऑफ डार्क दे रखा है। और जबकि यहाँ पे ब्राइट के लिए बात करें तो फॉर ब्राइट के लिए, फॉर ब्राइट पोजीशन के लिए लिखेंगे हम लोग n लैम्डा डी बाई डी, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, n लैम्डा डी बाई डी। पूछा है 6 के लिए तो यहाँ पे 6 पुट किए और लैम्डा डी बाई डी। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से लैम्डा डी बाई टी। ये वाइट डार्क आपको दे रखा है 5 mm, तो यहाँ पुट कर दिए 5 mm इक्वल टू 5/2 इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। तो लैम्डा डी बाई डी यहाँ से क्या आ गया आपके पास, लैम्डा डी बाई डी आ गया 2 mm के बराबर, चूंकि mm में दे रखा है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दिए तो 6 इंटू 2 दैट इज हो गया 12 mm। तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट, next point, to obtain a sustained interference pattern we require two sources which emit radiation nearly the same frequency, different wavelength, the same frequency and wave and have a definite phase relationship। देखो sustained interference pattern होने के लिए सोर्स का कोहेरेंट होना ज़रूरी। अगर सोर्स कोहेरेंट है तो टू सोर्सेज कोहेरेंट तभी होंगे जब उनके पास वेवलेंथ सेम हो, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो और उन दोनों सोर्स के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करे, तभी यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे सस्टेंड होगा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या मिला आपको, 4th, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड बोथ सोर्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, किन दोनों के बीच में, सोर्स ऑफ लाइट के बीच में। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, two waves having amplitude in the ratio 9:1 produce interference. The ratio of maximum and minimum intensity sorry, फार्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है आई मीन इक्वल टू, फार्मूला जानते हैं हम लोग, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1
माइनस ऑफ अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। और ये भी जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, या फिर रूट I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो क्या रूट I1 की जगह पे एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या मिला आपको, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको दे रखा है, सिंस A1 रेशियो A2 यानी A1 बाई A2 दे रखा है 9:1, यानी कि जो A1 होगा क्या उसको 9A2 लिख सकते हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दिए, तो A1 की जगह पे 9A2, तो 9A2 प्लस A2 मिलके हो गया 10A2 डिवाइडेड बाई 9A2 और माइनस A2 मिलकर आ गया आपके पास यहाँ पे 8A2 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको 5/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 5/4 का स्क्वायर लिखे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो आंसर विल बी 25/16 विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, next question. Interference fringes were produced in young double slit experiment using light of wavelength 6000 angstrom। YDAC में 6000 angstrom की लाइट वेवलेंथ दे रखा है। When the film of thickness 3 into 10⁻³ centimeter was placed in front of one of the slit, the fringe pattern shifted by a distance equal to 30 fringe width. The refractive index of the material of the film। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग एक फार्मूला भी यूज़ किए थे, शिफ्ट जो होगा, शिफ्ट विल बी इक्वल टू μ-1 ड्यू टू स्लैब μ-1 TD/D, इतना शिफ्ट होता है फ्रिंज पैटर्न पे। और ये शिफ्ट जो दे रखा है वो 30 फ्रिंज विथ के बराबर है, दैट इज 30 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विथ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू μ-1 इंटू T इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, जहाँ पे स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल D सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब जो हम लोग इंट्रोड्यूस किया, और बीटा इज द फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ जो होता है 30 फ्रिंज विथ लैम्डा D/D इक्वल टू μ-1 इंटू T इंटू D/D, D/D यहाँ से कट हो गया। तो देखिए यहाँ से μ-1 इज इक्वल टू 30 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई T। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखा है, वैल्यूज़ पुट कर दिए। 30 लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 लिखे। और T का वैल्यू आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए -2। तो यहाँ से सॉल्व किए तो μ-1 3 से 3 कट हो गया, तो ये वैल्यू कितना बचा आपके पास 0.6, तो म्यू का वैल्यू आ गया 1.6। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, a parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam. At the second minimum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the edge of the slit. तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, दैट इज डेल्टा फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होता है वो a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पे दे रखा है n का वैल्यू 2 दे रखा है आपको, तो ये हो गया 2 लैम्डा के बराबर। तो सिंपली पाथ डिफरेंस के पास में पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, दैट इज 2π डिवाइडेड बाई लैम्डा। चूंकि यहाँ पे सेकंड पैटर्न दे रखा था इसलिए वैल्यू 2 पुट किए, दैट इज 2 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट हो गया, इज इक्वल टू आ गया 4π, तो डेल्टा फाई इक्वल टू मिला 4π, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, next question. Two lenses of powers -20 diopter and +15 diopter are in contact with each other. The focal length of the combination. तो देखिए focal length of the combination
कॉम्बिनेशन का पहले पावर लिख लेते हैं, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 बिकॉज टू लेंसेज को कॉन्टेक्ट में प्लेस किया गया जिसका पावर दे रखा है। वैल्यूज पुट कर दिए, दैट इज -20 डायोप्टर और इसका वैल्यू दे रखा है प्लस का 15 डायोप्टर, तो ये वैल्यू बचा माइनस का 5 डायोप्टर पावर। और उसी कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल F इक्वल टू 1 अपॉन टोटल पावर लिख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू सेंटीमीटर, ये वैल्यू मीटर में आएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा मीटर में। और अगर इसी की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें 100 अपॉन P, तो ये वैल्यू अब मिलेगा आपको किस में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट किए 100, पावर यहाँ पे दे रखा है -5, तो ये वैल्यू आ गया सॉल्व करके पे -20 सेंटीमीटर। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, next question number 41. A diver in a lake wants to signal his distress to a person sitting on the edge of the lake flashing his waterproof torch. He should direct the beam. 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया उसके अकॉर्डिंग कुछ बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मान लेते हैं एक डाइवर है किसी हाइट पे, एज पे, ये इसका रेडियस R दे रखा है। अगर ये किसी रे को इंसिडेंट किया, नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किए, रे को इंसिडेंट किया, ये देखिए, अगर ये एंगल थीटा सी के बराबर हुआ इंसिडेंट एंगल, तो ये जो लाइट रे है ये ग्रेजिंग इमर्जेंस कर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखने वाला नहीं देख पाएगा इसके। और अगर यहीं पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाए थीटा सी से, तो यही रे क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में वापस, यानी TIR। तो ये तभी पॉसिबल है जब बाहर का ऑब्जर्वर इसके टॉर्च की देख सके, वो तभी पॉसिबल होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तभी लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट करके इसके पास वापस जाएगा, तो ये देख सकेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट से समझ गए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पे डाइवर इस एंगल पे वर्टिकल पे लेकिन स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल एंगल पे अगर टॉर्च को फोकस करता है, तो बाहर यहाँ पे ऑब्जर्वर इस चीज को देख पाएगा, यानी ऑप्शन विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 42. Flint glass has a refractive index 5/3 and water has refractive index 4/3. If the speed of light in the glass is 1.8 into 10 power 8 meter per second, तो speed of light in water क्या होगा, मीटर पर सेकंड में। 4 ऑप्शन। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर अगर लिखें तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो पूछ रहा आपसे वेलोसिटी इन वाटर क्या होगा, तो वी वाटर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डब्ल्यू इंटू वी ऑफ ग्लास, सारी वैल्यूज पुट कर दिए। म्यू ऑफ ग्लास दे रखा है आपको 5/3, म्यू ऑफ वाटर दे रखा है 4/3, और ये स्पीड दे रखा है ग्लास का 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 से 3 कट हो गया, यहाँ पे 5 इससे कट हो गया, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आया 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. If I mu j represent the refractive index when a ray of light goes from medium I to medium j, then the product of 3 mu 4 into 1 mu 2 into 2 mu 3 is equal to। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या 3 mu 4 इंटू 1 mu 2 इंटू 2 mu 3 को लिख सकते हैं पहले ऐसा, दैट इज mu 4 बाई mu 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, या फिर दैट इज फिर से लिख सकते हैं इसको mu 4 डिवाइडेड बाई mu ऑफ 3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो
तो देखिए ये वैल्यू कट हो गया, ये वैल्यू कट हो गया, बचा क्या आपके पास, दैट इज μ4 डिवाइडेड बाई μ1। जैसे अभी हम लोग यहाँ लिख रहे थे 3μ4 को μ4 बाई μ3, तो क्या इसको हम लोग 1μ4 भी लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो क्या इसको रिवर्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/μ टाइम्स ऑफ 4μ1। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, next question. A real image is formed by a convex lens. If we put a concave lens in contact with it, the combination again forms a real image. पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस ने एक रियल इमेज फॉर्म किया। अगर कॉन्वेक्स लेंस एक रियल इमेज फॉर्म करे, देखो पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इसने इमेज बनाया और इमेज कैसा था, ये रियल, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट का। सेकंड केस में बोल रहा है कि अब इसी कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में एक कॉनकेव लेंस को प्लेस कर दिया। ये देखिए एक कॉनकेव लेंस को प्लेस कर दिया गया, कॉनकेव लेंस को। तब भी यहाँ पे बन क्या रहा है कि इमेज जो बना है वो रियल बना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही है फॉर गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी भी जो इमेज बना वो रियली बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड है। तो पूछा है 4 ऑप्शन में से जो इमेज फॉर्म हुआ इस लेंस सिस्टम से कहाँ पे होगा। तो पहले देखिए बात करते हैं, अगर इस पूरे सिस्टम के पावर की बात करें, चूंकि यहाँ पे 2 लेंसेज कांटेक्ट में है तो लिखेंगे P1 प्लस P2। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव लेंस का पावर होता है नेगेटिव, यानी कि इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, चूंकि इसका पावर नेगेटिव है। अगर पावर डिक्रीज किया तो जो फोकल लेंथ होगा इस कॉम्बिनेशन का, जिसको 1/p भी लिख सकते हैं, वो इंक्रीज करेगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इंक्रीज। तो पता करना है आपको यहाँ पे कि सिस्टम में जो इमेज बना उसका पोजीशन क्या होगा। तो पहले फार्मूला यूज किया 1/v लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ किसका लिखेंगे हम लोग, सिस्टम का। तो फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ इंक्रीज किया तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इमेज का पोजीशन होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अगर इमेज का पोजीशन जो पहले यहाँ बन रहा था वो थोड़ा सा दूर बनेगा, इट मीन्स फाइनल इमेज विल बी फार्दर फ्रॉम द लेंस सिस्टम। तो ऑप्शन विल बी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। A plano-convex lens mu equal to 1.5 of focal length 40 cm has its plane surface silvered. An object is placed 60 cm from the lens on the convex side. The distance of image from the lens. देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इक्वल टू 3/2, ये दे रखा है आपको। इसका भी ROC नहीं पता, मान लेते इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो पहले यहाँ पे फार्मूला पुट के तो 1/f इक्वल टू क्या म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। R2 जो है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे प्लेन है तो इनफाइनाइट हो गया। तो बचा क्या आपके पास, म्यू का वैल्यू दे रखा है 3/2 माइनस 1, ग्लास का बना हुआ है, इंटू क्या लिखे 1/r। और इसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 40 सेंटीमीटर, तो 1/40 लिख लिए। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व किए तो r इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, बिकॉज 3/2 माइनस 1 1/2, 2 से ये 40 कट हो गया तो r इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स जो लेंस है इसके प्लेन सरफेस को आपने सिल्वर्ड किया। देखिए इस पोर्शन को सिल्वर्ड कर दिया गया और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं इस पोर्शन पे, यानी कि कर्व्ड पोर्शन की तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। तो पूछ रहा है कि जो फाइनल इमेज बनेगा लेंस का उसकी पोजीशन क्या होगा। तो फॉर सिल्वर्ड लेंस के लिए अगर पावर की बात करें तो पूरे सिस्टम का पावर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ पावर ड्यू टू लेंस प्लस पावर ड्यू टू मिरर। और पावर ड्यू टू मिरर की बात करें तो पावर ड्यू टू मिरर जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ 1/fm। fm मतलब फोकल लेंथ ड्यू टू मिरर, एंड ये फोकल लेंथ जो है ये fm इक्वल टू होगा r/2, उस पोर्शन का रेडियस लिखते हैं जिसको सिल्वर्ड किया गया। और यहाँ पे सिल्वर्ड पोर्शन कैसा है, यहाँ पे प्लेन, तो उसका यहाँ पे रेडियस क्या होगा इनफाइनाइट।
और अगर इसका रेडियस इनफाइनाइट हुआ तो फोकल लेंथ क्या आ गया, इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, 0, यानी पावर ड्यू टू मिरर क्या हो गया, 0। लेकिन यहाँ पे पावर ड्यू टू लेंस की बात करें तो पावर ड्यू टू जो लेंस होगा वो 1/FL लिखेंगे। 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस वन, और इसको क्या लिखे, 1/R1 माइनस 1/R2। अगेन ये यहाँ पे कैसा दे रखा है, प्लेन दे रखा है, तो R2 का वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन R1 का वैल्यू कितना है, R, तो ये वैल्यू आपको दे रखा है PL इक्वल टू दैट इज 1/FL इक्वल टू म्यू का वैल्यू 3/2 माइनस 1, और ये आपने R की वैल्यू पुट कर लिया, यहाँ से कितना आ गया था आपके पास 1/R, R का वैल्यू है 20, आपने ये वैल्यू पता कर लिया। तो अगेन ये फोकल लेंथ आ गया 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ड कर रहे हैं तो वो बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव मिरर, और अगर आप कॉन्केव लेंस को सिल्वर्ड कर रहे हैं तो वो बिहेव करता है एज ए कॉन्वेक्स मिरर, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी। तो अभी आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ड किया तो ये बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव मिरर, जिसका जो फोकल लेंथ होगा वो हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 1/P, बिकॉज कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इस केस में पहले पूरे सिस्टम का पावर लिख लिए, तो पूरे सिस्टम का जो पावर मिला 2 टाइम्स ऑफ 3/2 यानी कि 1/2 इंटू 1/20, और प्लस ये कितना आ गया आपके पास 0, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 से 2 कट हो गया, तो पावर आ गया P इक्वल टू 1/20, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इक्वलेंट फोकल लेंथ F इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/P, दैट इज माइनस का 1/20। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपको मिल गया माइनस का 1/20। पूछा है आपसे डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछा है, तो मिरर का फार्मूला यूज़ करेंगे। रिमेंबर अब लेंस कन्वर्ट हो गया मिरर में क्योंकि आपने सिल्वरिंग किया, तो मिरर का फार्मूला 1/V प्लस ऑफ 1/U इक्वल टू 1/F, तो 1/V इमेज का पोजीशन, जबकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू पुट किए माइनस का 1/60 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट किए माइनस का 1/20, तो 1/V इक्वल टू माइनस का 1/20 और ये प्लस का 1/60, 60 एलसीएम लिए तो माइनस 60 प्लस 20 अपॉन V इक्वल टू, देखिए यहाँ से 60 ले लिया एलसीएम हम लोग, 60 एलसीएम लिए, इससे कट हुआ तो -3 प्लस 1 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया आपका -2/60, तो यानी V का वैल्यू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, An astronomical telescope has an angular magnification of magnitude 6 for distant object. The separation between the objective and eyepiece of 49 cm and the final image is formed at infinity. The focal length of the objective and eyepiece क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला जानते हैं, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू FO/FE, और ये मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में मेंशन है 6। तो क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो FO होगा वो 6 टाइम्स ऑफ FE होगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस फोकल लेंथ का दे रखा है 49 सेंटीमीटर। तो FO की जगह पे यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 6FE प्लस FE इक्वल टू 49, तो यहाँ से FE का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर, एक वैल्यू मिला आपको 7 सेंटीमीटर, और इसी FE की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, तो FO यहाँ से मिल गया FO इक्वल टू 49 माइनस 7 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, An unpolarized beam of intensity I0 is incident on a pair of Nicholas making an angle of 30 degree with each other. The intensity of light emerging from the pair क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं कि निकोलस का ये प्रिज्म, यहाँ पे इंटेंसिटी I0 दे रखा है जो इंसिडेंट हो रहा है इस पे, और एक यहाँ पे एक और प्रिज्म दे रखा है जिसका एंगल 30 डिग्री पे, ये देखिए इससे 30 डिग्री फॉर्म कर रही है,
30 डिग्री, तो अल्टरनेट 30, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मान लेते हैं यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद इस लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट इक्वल टू, यहाँ से I1 लिख रहे हैं और यहाँ पे I2 लिख रहे हैं, जबकि I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द निकोलस प्रिज्म। तो हम लोग जानते हैं कि I1 का वैल्यू जब फर्स्ट केस में इंसिडेंट होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है हाफ, तो I नॉट बाई 2। लेकिन जब I2 की बात करेंगे तो I2 विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू माइलस लॉ I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही होता है कि माइलस लॉ क्या होता है, I इक्वल टू I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू माइलस लॉ। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट किया, I1 दे रखा है आपको I नॉट बाई 2 और थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 30 √3/2, तो I नॉट बाई 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर और यहाँ से 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर आ गया 3I नॉट डिवाइडेड बाई 8। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Ratio of time period of satellite revolving around Earth in orbits at a height 3r and 27r। तो फ्रॉम कैपलर्स लॉ से जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है किसी भी रिवॉल्विंग सैटेलाइट या प्लैनेट का, वो होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जिसको अब लिख सकते हैं हम लोग r प्लस एच का होल क्यूब। यानी कि जो टाइम पीरियड t है वो प्रोपोर्शनल टू r प्लस एच की पावर 3/2। T1/T2 लिखे, T1/T2 इज इक्वल टू h का वैल्यू पहले दे रखा है आपको 3r, तो r प्लस 3r पुट किए। दूसरी वैल्यू आपको दे रखा है r प्लस h का वैल्यू दे रखा है 27r, तो 27r पुट किए का होल पावर 3/2। तो ये वैल्यू मिल गया आपको 4 डिवाइडेड बाई 28 की पावर 3/2। ये कितना आ गया भाई, T1/T2 इक्वल टू ये 1/7 की पावर हो गया 3/2, जिसको आप लिख सकते हैं 1/7 इंटू √7। तो T1 रेशियो T2 क्या हो जाएगा 1/7 √7। ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। Mass particles of 3 kg each are placed along x-axis at x equal to 1, 3, 9 and so on. Then gravitational potential on a mass of 12 kg placed at origin is। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है v इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ GM/r, और यहाँ पे मास जो प्लेस किया गया उसका पर्टिकुलर पोजीशन, तो क्या किए -gm कॉमन ले लिए। फर्स्ट पोजीशन है 1/r, सेकेंड पोर्शन प्लेस किया गया प्लस का, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया आपने 1/3। फिर नेक्स्ट पोर्शन 1/9, तो क्या उसको 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट पोर्शन 1/27, तो क्या उसको 3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। और इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, सम का फार्मूला ऑफ इनफाइनाइट s इक्वल टू a/1 - r। ये कब लिखेंगे, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, और कॉमन रेशियो ऑलवेज होता है रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म का रेशियो कहलाता है कॉमन रेशियो। सेकेंड टर्म अपने पास यहाँ पे दे रखा 1/3, जबकि फर्स्ट टर्म है 1, तो कॉमन रेशियो आ गया 1, जो कि इससे छोटा है, तो आप लिख सकते हैं 1 - r। तो ये वैल्यू दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ GM अकॉर्डिंग टू दिस। तो फर्स्ट यहाँ पे 1, कॉमन रेशियो आपके पास आया 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3, यानी कि लिख सकते हैं -3/2 ऑफ GM। और m का वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 3 kg, चूंकि पूछ रहा है 12 kg पे जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है उस पे पूछा है ड्यू टू दीज पार्टिकल्स हैविंग मास 3 kg। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 9/2 ऑफ g। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। 2 टेम्परेचर स्केल्स A and B आर रिलेटेड बाई, ये वैल्यू दे रखा है, एट विच टेम्परेचर 2 स्केल्स हैव द सेम रीडिंग्स।
तो बोला फॉर सेम रीडिंग्स के लिए अगर यहाँ पे इस स्केल पे टेम्परेचर A-18 डिवाइडेड बाई 120 है तो B का वैल्यू भी सेम स्केल पे अब यहाँ A के बराबर होना चाहिए, या B को A के बराबर या A को B के बराबर, डिवाइडेड बाई 360 लिख लिए। तो यहाँ से A-18 वैल्यू पुट किए इक्वल टू A-84 डिवाइडेड बाई, ये 3 टाइम्स आ गया इससे। तो फिर और सॉल्व किए तो 3A माइनस 36, 3A दैट इज 3A माइनस 54 इक्वल टू A माइनस 84 दैट इज 2A इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल गया कितना, माइनस का 30, तो A का वैल्यू आ गया दैट इज माइनस का 15 डिग्री। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। थैंक यू, होप सो ये आपको सोल्यूशन बहुत हेल्प करेगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।